हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर के, जिनका स्किल एनहेंसमेंट का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, इसके यूनिट 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे यूनिट जो आपकी फर्स्ट एंड यूनिट जो थर्ड है ना, उसकी मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिल रही होंगी तो आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। मैंने आपको जितनी भी अभी तक इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी वीडियोस मैंने आपको करवा रखी हैं वो सारी की सारी आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे जो यूट्यूब चैनल का नेम है क्या है, ब्रेन फूड है। तो अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपसे रिलेटेड जितने भी अगर जो बीए प्रोग्राम से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती रहती हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इस मेरे चैनल का जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो बी जो आपका जो यूनिट 4 है, जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट मैंने आपको जैसा कि बताया, इसके हम यूनिट 4 के हमें डिस्कस करने वाला है। तो जो यूनिट 4 है वो किसके ऊपर है? संघर्ष, प्रतिक्रियाएं, कौशल और तकनीक। अब इसमें हम जानेंगे कि जो संघर्ष है, आखिर में जो संघर्ष हो रहा था, संघर्ष का अर्थ मैंने आपको कितनी वीडियोज में बता रखा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि संघर्ष का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी राज्य के बीच में या किसी दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो विश्व देश के बीचों में किसी बात को लेकर असहमति होती है, उनके बीच में एक तरीके से अच्छा रिलेशन नहीं हो पाता है किसी बात को लेकर, या उनमें एक तरीके से भय किसी चीज़ को लेकर जाता है, या कोई ये सोचता है कि हमारे ऊपर वो अधिकार जता लेगा। तो इस कारण से मतलब क्या होता है, संघर्ष होते रहते हैं किसी ना किसी छोटे मोटे तौर पे। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि संघर्ष की बहुत मतलब एक तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, चाहे वो आप में आपसी मतभेद ना बन वो ना हो, आप में कोई रिलेशन अच्छा ना हो आपका, चाहे आपको किसी चीज़ का एक तरीके से डर हो कि हाँ हम पे कोई शासन ना कर ले, या इस टाइप से क्या होता है प्रतिनिधित्व ना कर ले। तो इस कारण से क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं। तो अब इसी चीज़ को जानेंगे कि संघर्ष को एक तरीके से किस टाइप से हम समाप्त कर सकते हैं, इसको एक तरीके से संघर्ष को खत्म करने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, क्या क्या इन्होंने किया है। तो इस चैप्टर के बारे में हम यही जानेंगे। तो ये इसका जो चैप्टर का जो ये यूनिट 4 का जो ए पार्ट है ना, वो क्या है आपका विश्वास निर्माण। अब विश्वास निर्माण है क्या, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि विश्वास निर्माण क्या है। विश्वास निर्माण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में हम इसके बारे में देखते हैं कि विश्वास निर्माण है क्या। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता देती हूँ ना कि आपने देखा था कि जब हमारे देश में कितने सारे संघर्ष हुए हैं, युद्ध हुए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा, जो हमारा इतिहास के अगर हम देखें तो उस पर गौर फरमाएं, तो हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हो रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रखा है, या फिर शीत युद्ध हो रखी है, ये सब क्या है, ये संघर्ष एक तरीके से उत्पन्न होता है। तभी तो आपसी मतभेद होते हैं देशों के बीच में किसी ना चीज़ को लेकर, उनमें डर बना रहता है, भय बना रहता है कि कहीं वो देश हमसे ज़्यादा शक्तिशाली ना हो। इस टाइप के डर के कारण भी क्या होता है, कभी कभी संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही चीज़ है ना कि विश्व अगर आप देखें ना, 1914 में आपका फर्स्ट प्रथम विश्व वो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। तो जब आपने देखा कि 1914 में जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उससे पहले तो हमारे देश में क्या थी, एक तरीके से देखा जाए तो शांति बनी हुई थी। उस टाइम पे शांति निर्माण एक तरीके से हो रखा था। इट मीन्स जो देशों के बीच में विश्वास निर्माण बना हुआ था। अब विश्वास निर्माण है क्या, अभी तो मैं आपको उसको बता नहीं रही, इसका अर्थ अभी मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इसकी एक परफेक्ट आपको डेफिनेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसमें। बट इससे पहले मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। जैसे कि आप अगर किसी भी चीज़ को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं ना कि हाँ उसका नेम क्या है, या फिर वो क्या है, बाद में उसकी अपीयरेंस या उसकी पर्सनैलिटी क्या है हमें बताते हैं। तो यही चीज़ है, मैं अभी आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करी कि आखिर में है क्या, इसकी एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। तो यही चीज़ है कि विश्व इतिहास के प्रत्येक युग में विश्वास निर्माण व शांति निर्माण के लिए राज्य ने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। इसके लिए राज्य के कभी ना कभी क्या करते हैं, एक तरह प्रयास करता रहता है। और जैसे कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद भी सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए जिसके कारण क्या हो सके, विश्वास निर्माण बना जा रहे, शांति निर्माण एक तरीके से हमारे जो राज्य हैं या देशों के बीच में बना रहे। तो यही चीज़ है कि यदि विश्व व्यवस्था में 1815 से लेकर 1914 तक कोई युद्ध नहीं हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में। तो जो इससे पहले की जो स्थिति होगी आखिर में वो तो कब कैसी स्थिति होगी, वो तो शांतिनुमा स्थिति होगी। इट मीन्स उस टाइम पे जो माहौल होगा कैसा होगा, वो शांतिनुमा होगा। तो यही चीज़ है कि इसका है ना मुख्य कारण शक्ति संतुलन की अवधारणा थी। अब उस टाइम पे इतना ज़्यादा शांति क्यों थी, आखिर में कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। अब जैसे कि कोई भी किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो जब 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उससे पहले इतनी शांति किस कारण से बनी हुई थी, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो इसका रीज़न एक था कि शक्ति संतुलन बना हुआ था। अब ये शक्ति संतुलन क्या होता है,
इट मीन्स मान लीजिए कोई ए देश है और कोई दूसरा बी देश है, अगर इसकी सैन्य पावर और इसकी जो सैन्य शक्ति है वो क्या हो, इक्वल हो, तो इनमें क्या है, एक तरीके से शक्ति संतुलन बना हुआ है। किसी भी देश को, इन दोनों देशों को आपस में घबराने की जरूरत नहीं है कि वो हम पर अटैक कर सकता है या हाँ वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इन दोनों में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन दोनों में क्या होंगे, एक तरीके से आपसी संबंध इनके अच्छे होंगे। इनमें एक तरीके से विश्वास निर्माण बना रहेगा कि हाँ वो देश मुझ पर अटैक नहीं कर सकता और ना मैं उस पर अटैक कर सकता, क्योंकि हमारी जो शक्ति संतुलन है वो क्या है, बराबर है, हमारी सैन्य क्षमता इक्वल है। तो यही चीज थी कि शक्ति संतुलन की अवधारणा जिसने राज्यों के बीच क्या कर रखा था, विश्वास निर्माण स्थापित कर रखा था। अब बैलेंस ऑफ पावर में, जैसे कि इसमें एग्जांपल में मैंने देखा, यदि ए राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है ना, तो बी राज्य भी अपनी शक्ति क्या करता है, एक तरीके से उसको भी बढ़ाने की, वो अब जैसे ए राज्य की शक्ति बढ़ी हुई है तो वो क्या सोचेगा, जो बी राज्य होगा वो क्या सोचेगा, बी और सी मिलकर क्या सोचेंगे कि हाँ हम भी अपनी शक्ति किसके बराबर कर लें, ए राज्य के बराबर कर लें। तो इट मीन्स क्या करेंगे, आपस में कोरिलेशन करके भी क्या कर सकते हैं, आपस में शक्ति संतुलन को बनाए रख सकते हैं, जिससे कि कारण क्या नहीं होगा, उनके बीच में मतभेद नहीं होते हैं। तो यही चीज मैंने इसके अंदर, अर्थात सेना में वृद्धि ए के बराबर या सी राज्य के साथ मिलकर ए राज्य की शक्ति के बराबर करने का प्रयास करती है। इट मीन्स वो दोनों मिलकर क्या सोचेंगे कि हम ए जो राज्य है उसके बराबर अपनी शक्ति को कर लेते हैं, जिससे के कारण क्या होगा, एक तरीके से दोबारा से बैलेंस ऑफ पावर बन जाएगी और फिर उनमें क्या नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, ना ही युद्ध होगा, ना ही संघर्ष होगा। एक ही वर्ड में एक ही मतलब है इनका, मैं बस आपको एक बार बता देती हूँ वही चीजें, जिससे क्या होता है, शक्ति संतुलन बना रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1914 से लेकर 18 में प्रथम विश्व युद्ध का होना विश्वास निर्माण का टूटना था। अब ये युद्ध हुआ था तो ये किस कारण से हुआ था, आखिर में जो विश्वास निर्माण है, जो विश्वास एक दूसरे के ऊपर, एक तरीके से जो ट्रस्ट बना हुआ है कि हाँ उनकी शक्ति और मेरी शक्ति इक्वल है, हम दोनों इक्वल है, हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते, तो ये चीज बनी हुई है। तभी तो अब जब ये टूटा होगा तभी तो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ होगा ना, किसी ना किसी रीजन से आखिर में ये प्रथम विश्व युद्ध था। तो यही चीज है कि इसमें क्या हुआ था, एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर क्या हो गई थी, एक तरीके से बैलेंस नहीं रहा था, जो पावर का जो संतुलन था वो नहीं रहा था। तो इस कारण से क्या हुआ था, एक तरीके से विश्वास निर्माण वो हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। साथ ही शक्ति संतुलन के सिद्धांत का टूटना भी था। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रथम विश्व युद्ध का होने के रीजन क्या था, एक तो आपका रीजन था कि विश्व निर्माण का टूटना, एक तरीके से जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है वो टूट गया। अब ये ट्रस्ट भी किस चीज के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि हमारे बीच में क्या है, ए राज्य और जो बी राज्य उनके बीच में क्या है, बैलेंस ऑफ पावर है, इट में शक्ति का संतुलन है। अब दूसरा रीजन क्या था, शक्ति का संतुलन का सिद्धांत भी टूटना था, जिससे भयंकर जान और मानव की हानि हुई। जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसने एक तरीके से बहुत ज़्यादा, एक तरीके से जो पूरी विश्व पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था, देखा जाए ना तो ये बहुत खतरनाक और बहुत ज़्यादा डेंजरस था। इसलिए अभी तक जो लोग कहते हैं ना कि हाँ तृतीय विश्व युद्ध की कभी ऐसी संभावना नहीं आनी चाहिए जिसमें तृतीय विश्व युद्ध हो। तो यही चीज़ है ना कि जब आपने देखा होगा ना कि अगर आपने पढ़ रखा होगा शीत युद्ध के बारे में, तो आपको ज़रूर इस चीज़ की नॉलेज होगी कि हाँ तृतीय विश्व युद्ध कैसे, एक तरीके से जो शीत युद्ध था वो भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था बट नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था, एक तरीके से वार्तालाप के थ्रू ही हमने वो कर लिया था, विश्वास निर्माण जैसे कि हम कह सकते हैं इस वर्ड को। तो जैसे कि 1918 के बाद विश्वास निर्माण राज्यों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए विश्व के राजनेताओं ने प्रयास किया। फिर जब 1918 में जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो इन्होंने क्या किया था, विश्वास निर्माण को एक तरीके से वो करने के, विश्वास निर्माण में करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ सोचा जा रहा था कि क्या किया जाए जिसके कारण क्या हो, जो युद्ध है वो टल सके, जो संघर्ष है वो ना हो पाए, कभी आने वाले फ्यूचर में भी कभी वो संघर्ष दोबारा से उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए ना उन्होंने एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी। कब की थी, वो जो लीग ऑफ नेशन है वो किस लिए इसकी स्थापना की थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थे विश्व शांति निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। अभी लीग ऑफ नेशन का कार्य क्या था, लीग ऑफ नेशन का कार्य ये था ना कि वो विश्व के अंदर शांति निर्माण बनाए रखेगा। मतलब अगर दो देशों के बीच में संघर्ष हो रहा है तो वो उनके बीच में क्या करेगा, उनके बीच संघर्ष को निपटाने का एक तरीके से कारण देखेगा कि हाँ किस कारण से संघर्ष उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं, तो उस रीजन को वो खत्म करेगा। मतलब इस टाइप से लीग ऑफ नेशन का वर्क था, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में कभी द्वितीय विश्व युद्ध की संभावनाएं उत्पन्न ना हो सके। परंतु क्या हुआ ना, अभी इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि मुद्दों की संभावना को रोकना, अर्थात राज्यों में सहयोग स्थापित करके भविष्य होने वाले मुद्दों को रोकना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्व में आने वाले जो विश्व युद्ध हो सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध होने की जो संभावना है, उसको रोकने के लिए ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी।
परंतु देखा जाए ना तो आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अब वो क्यों हुआ था? क्योंकि लीग ऑफ नेशन वर्क नहीं कर पाया था, इतने अच्छे से उसने काम नहीं किया, उसने इतने अच्छे से वो विश्व में शांति स्थापना कर नहीं पाया था, इस कारण से तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ होगा ना। अगर वो इतने अच्छे से शांति निर्माण में वो अपनी भूमिका को अच्छे से अदा करता है लीग ऑफ नेशन, तो क्या वो द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना उत्पन्न होती? नहीं होती। पर लीग ऑफ नेशन वर्क अच्छे से नहीं कर पाया था, तो यही चीज़ है द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ, इस युद्ध से भयंकर जान माल की हानि हुई थी। थोड़े वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गए, तो ये इग्नोर करना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र, जैसे कि आप जानते हैं कि दो देशों में हमारा उस टाइम पे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस टाइम दो उसमें बट गया था, गुटों में बट गया था हमारा जो विश्व था। एक तो आपका था मित्र राष्ट्र है और दूसरा आपका था धुरी राष्ट्र है। जो मित्र राष्ट्र थे इसके अंदर तो आपके यूके हो गया, यूएसए हो गया, या यूएसएसआर हो गया। यूएसएसआर जो आपका रूस होता है, वही चीज़ है। और एक जो दूसरा गुट था वो था आपका धुरी राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र में आपका जर्मनी, जापान, इटली हो गए थे। तो इन दोनों के बीच में आखिर में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इन दो गुटों के बीच में एक तरीके से मैं बोलूँ तो यही चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र यूके, यूएसए और जो आपका सोवियत संघ था, जो आप वो जिसको हम रूस भी कहते हैं, और अगर कहें तो यूएसएसआर भी हम कहते हैं रूस को। ओके, ये पहले का उसका नेम था। ओके, तो ने विभिन्न सम्मेलन किए, जिन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्वास निर्माण स्थापित करना था। तो अभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी एक ऐसा संगठन बना था ना, जिसके कारण वो विश्वास निर्माण बन सका। तो मैंने जैसे कि आपको ये चीज़ बताया कि विश्वास निर्माण आखिर क्या है। अब इसके हम अर्थ को देखते हैं। वैसे तो आपको इसके नेम से पता चला कि विश्वास निर्माण क्या है, मुझे अलग से आपको इसकी डेफिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैंने आपको इसमें एक अच्छे से डेफिनेशन लिख रखी है कि हाँ, अगर आपके पेपर में विश्वास निर्माण से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इस चीज़ को वो कर सके, लिख सके, आपको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो मेरे पढ़ाने का मैं सोचती हूँ ना कि अगर आपने मेरे पे एक तरीके से अपना जो टाइम है इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट ही हो। आप कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो को देख कर सीखें। मेरा ये पर्पस होता है कि आपको चाहे थोड़ी नॉलेज मिले, चाहे आपको 1 सेकंड की, 2 सेकंड की ही नॉलेज क्यों ना मिले, बट आपको कुछ नया सीखने को मिले इस वीडियो में। मैं ये चाहती हूँ हमेशा ही कि हाँ, अगर आपको मैं कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ तो वो आपके लिए यूज़फुल हो पेपर के अंदर। ऐसा ना हो कि हाँ, बेकार का कंटेंट ओनली मैंने आपको बोल दिया या मैंने आपको नोट्स दिखा दिया और हो गया काम खत्म। मेरा यही पर्पस रहता है कि हाँ, आप जब भी मेरी वीडियोज़ के अंदर एंटर करें तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर देखने को मिले। तो यही चीज़ है कि अब मैंने आपको बता रखा है कि विश्वास निर्माण है क्या। आप वैसे तो नॉर्मली इतने तो आप मतलब हैं ही, इतने तो बड़े हो ही चुके हैं आपके, आपको इतना से कॉमन टर्म तो समझ में आ ही है कि विश्वास निर्माण है क्या। बट अगर मैं बताऊं, इसमें मैंने जो लिख रखा है आपको डेफिनेशन, विश्वास निर्माण से अभिप्राय राज्यों के बीच सम्मेलन, समझौते। अब आप देखते हैं कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो क्या करते हैं, अलग अलग देशों में जाकर सम्मेलन करते हैं, समझौते करते हैं, कुछ कुछ हमारे उनके बीच में वो होते हैं, कॉन्फ्रेंस चलती रहती है। तो ये चीज़ क्या है? बातचीत चलती है। बातचीत द्वारा उनके संघर्षों को सुलझाकर युद्ध की संभावना को मिटाया जाए। तो विश्वास निर्माण का अर्थ क्या है कि जब जो राज्य हैं उनके बीच में सम्मेलन, समझौते या बातचीत के द्वारा क्या किया जा सके, जो संघर्ष की जो स्थिति उत्पन्न हो रखी है उसको क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। अर्थात राज्यों के बीच विश्वास निर्माण स्थापित किया जाए। विश्वास निर्माण एक रणनीति है जिसके माध्यम से राज्यों के बीच सम्मेलन किए जाते हैं। ये एक ऐसा तरीका है ना जिसके द्वारा ही जो राज्य हैं एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं। राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में आप एक तरीके से, राज्य का मतलब है ना, आप पॉलिटिकल साइंस में ना राष्ट्र से भी ले सकते हैं। अगर मैं आपको वास्ट लेवल पे कोई चीज बताती हूँ तो ओके। और इन सम्मेलनों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इन राज्यों के आपसी मतभेदों और संघर्षों को सुलझाया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्वास निर्माण आखिर में किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि शांति निर्माण करना। विश्वास निर्माण मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शांति का निर्माण करना। तो आखिर में जो शांति निर्माण किया जाएगा तो किस वजह से किया जाएगा, कि जिससे कि जो संघर्ष है वो क्या कर सके, टाले जा सके, संघर्षों को खत्म किया जा सके, उसको एक तरीके से सुलझाया जा सके। जितने भी मतभेद है, जिस भी कारण से जो भी मतभेद है, जो भी रीजन है, उन सबको क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। तो अब जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, यूके आ जाता है, आपका यूएसए आ जाता है, और आपका कौन सा आ जाता है, यूएसएसआर आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, तभी मैं आपको ये बार बार रिपीट करूँगी, जिससे कि ना आपको ना इसको स्पेशली आपको ना याद करने की जरूरत ना पड़े। मेरी वीडियो आप एंड करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि हाँ, हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, या जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, या फिर जो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, या फिर धुरी राष्ट्र में कौन कौन से। ये चीज़ बेसिक नॉलेज है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जैसे कि आप मेरी वीडियोज़ को एंडिंग करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ में इतनी
इतनी बार इसको चीज़ को रिपीट कर देती हूँ ना, जिससे कि ये किसी भी कोई भी वीडियो देखे ना तो इसके दिमाग में ईजिली बैठ जाएगा ये चीज़ें। तो यही चीज़ है कि जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन, जो यूएसए, सोवियत संघ द्वारा सम्मेलन करके आपसी मतभेदों को दूर करके मित्र राष्ट्रों में सहयोग पैदा करके भविष्य में विश्व का पूर्ण निर्माण करने के लिए तैयार होना है, या इन सम्मेलनों ने धुरी शक्तियों के विरुद्ध में मित्र राष्ट्रों में समन्वय पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो विश्व निर्माण का आखिर में इसका उद्देश्य क्या है, कि देश में क्या की जा सके, शांति स्थापना की जा सके, जो भी संघर्ष है, उन मतभेद हैं, उन सबको क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। तो यही चीज़ है, इसका मतलब इसके महत्वपूर्ण इसका कार्य यही है जो विश्व निर्माण है आखिर में, मतलब विश्व निर्माण का एक तरीके अर्थ अगर हम देखें, इसका उद्देश्य देखा जाए तो इसका मतलब यही चीज़ होती है। ओके, साथ ही इन नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र का आधार तैयार किया। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि लीग ऑफ नेशन एक उसकी स्थापना की गई थी विश्व में शांति स्थापना के लिए। लीग ऑफ नेशन एक संस्था का एक तरीके से वो किया गया था, निर्माण किया गया था। तो जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध ये रोक नहीं पाया था, आपने देखा कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इसका निर्माण किया गया था, परंतु आपने देखा कि जब इसका निर्माण कर दिया गया तभी भी हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो हुआ। तो आखिर में जब वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इट मीन्स ये असफल रहा ना, जो लीग ऑफ नेशन था वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाया। तो इसी कारण से क्या हुआ ना, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना और जब उसकी एंडिंग हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर 45, जब एक तरीके से ये समाप्त हुआ 45 में जब इसकी एंडिंग हुई, तब भी आपका जो यूएन है, एक तरीके अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। इट में जो संयुक्त राष्ट्र संघ था ना वो आखिर में था तो वैसे लीग ऑफ नेशन का ही नाम चेंज करके संयुक्त राष्ट्र संघ किया गया था, परंतु उसमें कुछ ना कुछ क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। इट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वॉल्व की गई, जो चीज़ें उसकी बुराइयां थी उसको हटाया गया, क्या क्या चीज़ें उसमें नीड थी उसको एक तरीके से उसके अंदर डाला गया। एक तो कहते हैं ना, मशीन अगर होती है कोई चीज़ तो मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो खराब होते हैं उसको निकाल देते हैं, या कुछ पार्ट्स जो उसके अंदर नहीं होते हैं, जो काम नहीं कर रहे होते उसको हम ऐड कर देते हैं। तो वही चीज़ है कि लीग ऑफ नेशन में भी कुछ इसी टाइप से किया गया था। लीग ऑफ नेशन को ही नाम चेंज करके क्या कहा जाता, संयुक्त राष्ट्र संघ किया गया था। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, लीग ऑफ नेशन का ही नाम चेंज करके, परंतु इसके अंदर क्या किया गया था, मॉडिफायर कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, फिर ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद आज तक आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे देश में, हमारे विश्व में कोई भी युद्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि ये तृतीय युद्ध नहीं करवा पाया। जो हमारा शीत युद्ध हुआ था वो एक तरीके से बोला जा रहा था ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में वो चेंज हो सकता था, परंतु वो वर्ल्ड वॉर में चेंज नहीं हुआ था, थर्ड विश्व युद्ध हमारा नहीं हो पाया था। किस कारण से, क्योंकि आखिर में जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने अपनी कार्य एक तरीके से उसके कार्य था उसने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया था। अगर आपको यूएनओ के बारे में कुछ नहीं पता तो मैंने वैसे आपको ना 6 सेमेस्टर में जिसके पास पॉलिटिकल साइंस होगी ना उसके नोट्स भी मैंने आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अगर देख ली ना आपने वो वीडियो, तो आपको यूएन जो संगठन है ना संयुक्त राष्ट्र संघ, उससे रिलेटेड सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो आपको ना ये जो विश्व निर्माण वाला जो चैप्टर है इसके अंदर भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तभी मैं आपको इतनी ज़्यादा डीप में बता रही हूँ ना ये चीज़ें, क्योंकि जब भी अगर मान लो कोई पेपर में किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए, मैंने तो पेपर बनाया नहीं है, ना ही आपने पेपर डिसाइड किया कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, एग्जामिनर तो किसी भी टाइप से पूछ सकता है, परंतु अगर आपको उसकी बेसिक नॉलेज है, कुछ भी अगर क्वेश्चन में अगर आपने कुछ भी वो घुमा फिरा के आपको बोल दे, बट हाँ अगर आप उसके अंदर की चीज़ों को जानते हैं तो आप इजीली अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि आप इसको रट के चलेगा जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए और आप पेपर में एज इट इज़ वहाँ पे वो लिख कर आ गए, ऐसा तो होता नहीं है। हमें खुद ना खुद कुछ ना कुछ अपने आप में मॉडिफाई करके उसको लिखना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें अपने आप से सोचना पड़ता है, क्योंकि विदाउट आपके सोचे तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो यही चीज़ है कि आपको जितनी नॉलेज होगी तो आप उतना ही अच्छे से ज़्यादा सोच पाते हैं। तो यही चीज़ है। तो तभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको यूएनओ के बारे में, वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके बारे में नहीं पता, तो आप उस वीडियो को देख लेना। अब वो बहुत छोटी वीडियो है, मान लीजिए 15 मिनट की होगी क्या या 10 मिनट की, उसमें आपका एक तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के द्वारा ही सार्वभौमिक शांति, सामूहिक सुरक्षा, समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता के द्वारा विश्वास निर्माण को एक तरीके से सुदृढ़ किया गया था। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ ही आया तभी इसके कारण क्या हुआ, विश्वास निर्माण क्या हुआ था एक तरीके से सुदृढ़ हो पाया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ थी 1945 के बाद, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तभी इसकी स्थापना एक तरीके से की गई थी। स्थापना ना बोला जाए तो लीग ऑफ नेशन का ही नेम चेंज करके किया गया था, बट हाँ इसको हम स्थापना ही कहेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसके कारण तभी तो ये तृतीय विश्व युद्ध नहीं करवा पाया था। इट मीन्स तृतीय विश्व युद्ध को ये रोकने में सफल रहा था, और जो लीग ऑफ नेशन था वो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं रहा था, इसलिए वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। अब हम देखते हैं कि जो 1935 से 45 में द्वितीय
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व निर्माण के लिए किए गए क्या क्या प्रयास थे। इट मीन्स इसके बाद जब ये युद्ध हो गया था 1945 का जो हमारा था द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, तो उसके बाद सरकार ने कौन कौन से तरीके से क्या क्या किया, क्या क्या प्रयास किए जिसके कारण विश्वास निर्माण कर पाए, क्या क्या प्रयास किए गए थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब से युद्ध के भयंकर परिणामों को देखते हुए युद्ध में भाग लेने वाले राज्यों ने विश्वास निर्माण के लिए सम्मेलन, समझौते और सचिवों के विश्वास निर्माण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है। उनमें बहुत सारे सम्मेलन किए गए थे, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस किए गए थे, बातचीत होती है, समझौते होते हैं। समझौते के द्वारा भी आप देखते हैं कि संघर्ष टल जाते हैं। मान लीजिए कि ए पार्टी किसी बात से वो है, अगर मान लीजिए कि ए और जैसे चाइना, आप मैं ए और बी का नहीं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ चाइना और इंडिया का ही आप देख लीजिए। अब जो चाइना है वो कभी कभी बोलता है ना कि हाँ ये जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, वहाँ का जो बॉर्डर है वो हमारा एक तरीके से हमारे अंडर आता है। वो बोलते हैं ना वो चीनी सीमा पे विवाद हमेशा चलते रहते हैं, तो किस कारण से कि वो अपने उसमें मानता है। बट अगर इंडिया और जो चाइना है एक तरीके से समझौता कर ले किसी भी चीज़ को लेकर, तो उनमें क्या हो सकता है, वो संघर्ष को रोका जा सकता है। परंतु फिर भी इनमें मतभेद बने रहता है। आप देखते हैं कितने सारे जो पीएम होते हैं कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कितने समझौते करते हैं, कितने सम्मेलन करते हैं, और तब जाके कोई बात होती है, कोई चीज़ हमें अगर वो भी करना होता है, अप्लाई भी करवाना होता है, तब भी ये चीज़ें होती है। तो यही चीज़ है कि अब इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे इनके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका देखा फर्स्ट ये है अटलांटिक का सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर भी इसको आप बोल सकते हैं। जो आपके जो चार्टर होता है एक तरीके से आप उसको संविधान के तौर पे देख सकते हैं। जो चार्टर का मतलब एक तरीके से होता है जैसे हमारा संविधान है ना, उसी टाइप का हम चार्टर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये चार्टर वर्ड समझ के आप कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बेकार चीज़ नहीं है, ना ही आपको ऐसा भी नहीं कि आपको समझना है ये चीज़ कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ओके, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। अगर इन शॉर्ट फॉर्म में आप बोले तो इसको आप संविधान भी कह सकते हैं। इट मीन्स समझौते, सम्मेलन, एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। तो ये जो हुआ था 14 अगस्त 1941 को, तो यह सम्मेलन अटलांटिक महासागर में हुआ था। इसका आंसर को क्या कहा जाता है, अटलांटिक वो सम्मेलन कहा जाता है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी वो जा रही होगी तो आप इसको इग्नोर करना। आप जो लिखा हुआ है मैंने आपको इसलिए लिख कर भी देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। ऐसा भी कुछ ना होना चाहिए, गलत नहीं समझना चाहिए। यह सम्मेलन यूएसए के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट है तथा ग्रेट ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल के बीच हुआ था। और इस सम्मेलन में इन्होंने प्रतिज्ञा लेकर यह विश्वास दिलाया था ना कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब वह किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे तथा विश्व में लोकतंत्र, शांति व समृद्धि के लिए कार्य करेंगे। और इस सम्मेलन में विश्व शांति का प्रयास किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो मित्र राष्ट्र और किसके बीच में हुआ था, आपके ध्रुवीय राष्ट्र के बीच में हुआ था। तो यही चीज़ है ना कि इस टाइम पे फिर उन्होंने एक तरीके से हमारे यूएसए के जो राष्ट्रपति थे और जो आपके ग्रेट ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति थे चर्चिल, इन्होंने एक समझौता किया कि जब ये युद्ध शांत हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या नहीं करेंगे, एक तरीके से हम वो नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, किसी भी क्षेत्र पर हम अपना कब्जा नहीं करेंगे। ये नहीं कि लड़ाई खत्म हुई और हम अपना ये मानने लग जाए कि नहीं ये दोबारा से हमारा, फिर दोबारा से तो संघर्ष के वो हो जाएंगी, स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण से उन्होंने कहा ना कि फिर किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे और विश्व में लोकतंत्र, शांति और समृद्धि के लिए कार्य करेंगे। तो इस सम्मेलन में ये बात हुई थी जिससे कि कारण क्या हो सके, विश्व शांति का प्रयास किया जा रहा था। अब नेक्स्ट मैं आपको इसमें मैं बताती हूँ ये जो अब मैंने आपको दे रखा है ना ये कि अटलांटिक का चार्टर के बारे में। अटलांटिक चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 के दौरान जारी एक संयुक्त घोषणा पत्र था। ये किस टाइप का घोषणा पत्र था, जिसमें युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व के लिए दृष्टिकोण निर्धारित किया गया था। क्या निर्धारित किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या बोला गया था कि हम एक दूसरे के क्षेत्र के ऊपर क्या नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे, ना ही एक तरीके से हम लोकतंत्र शांति स्थापना करने में भी क्या करेंगे, अपनी भूमिका को अदा करेंगे। तो ये चीज़ बात हुई थी ना। तो ये यही कि इस घोषणा पत्र को सर्वप्रथम 14 अगस्त 1941 को जारी किया गया था। बाद में इस पर 26 मित्र राष्ट्रों द्वारा जनवरी 1940 तक अपना समर्थन देने का वादा किया गया था। ये थोड़ी मैंने एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपको पता चल जाए। और किसी राष्ट्र को अपनी सरकार चुनने का अधिकार, व्यापार प्रतिबंधों में ढील और युद्ध के पश्चात निशस्त्रीकरण। अब निशस्त्रीकरण का मतलब आप क्या समझते हैं कि एक तरीके से शस्त्रों का यूज ना करना। अगर जो संघर्ष होते हैं कोई तो संघर्ष होते हैं जो हम बातचीत से भी एक लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, और एक होता है कि हथियारों का, परमाणु बमों का और किसी देश पर हमला करने का वो होता है। तो यही कहा गया ना कि निशस्त्रीकरण का अधिवचन और इसके प्रमुख बिंदुओं में शामिल थे। तो यही चीज़ था, इसके अंतर्गत यही चीज़ की गई थी।
कि इस दस्तावेज को 1945 में गठित संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में पहला कदम माना जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मैंने बोला था ना आपको 1945 में हुई थी, लीग ऑफ नेशन का नेम चेंज कर, तो इसका एक तरीके से पहला कदम ही इसको माना जाता है अटलांटिक चार्टर को। तो आप समझ चुके हैं कि आखिर में जो हमारा ये अटलांटिक सम्मेलन था, अटलांटिक चार्टर सम्मेलन था, तो ये आखिर में था क्या। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आपका दूसरा है आपका संयुक्त राष्ट्र घोषणा। अब जैसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा वही चीज़ है, संयुक्त जो राष्ट्र आपका संघ बना था। अब इसमें क्या है कि जो अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, चीन ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाया और इसके तहत जो धुरी राष्ट्र थी, धुरी राष्ट्र में क्या थी, जो धुरी शक्तियां थी उसमें क्या कौन कौन थे, जापान, जर्मनी, इटली, यही सब थे। और उनके सहायकों के विनाश के लिए अपने संसाधनों के उपयोग करने की प्रतिज्ञा की गई थी। 1 अप्रैल 1945 तक इस पर 47 राज्यों ने क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। मतलब कि हाँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बनना चाहिए, इसके ऊपर क्या कर दी गई थी, तो घोषणा की गई थी। तो इसमें ना 47 राज्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और इससे क्या हुआ था ना, फिर जिनसे क्या हुआ था, विश्वास का निर्माण हुआ और सभी मिलकर क्या करेंगे, विकास करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी देश में शांति की स्थिति उत्पन्न रहती है तो वो देश उतना ही क्या करता है, उन्नति करता है। अब जैसे आप देख लीजिए ना, अभी फिलहाल किसके बीच में युद्ध चल रहा है, रूस और जो आपकी क्या है क्या कहते हैं वो यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इनके देश में क्या हो रखा है आजकल, बिल्कुल तबाही मच रखी है। ये एक तरीके से अपने विकास के कार्य में, ये जो विकास के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उन पे ध्यान देकर किस पे ध्यान देते हैं, युद्धों को समान बनाने के लिए। तो ये यही चीज़ होता है ना कि उस देश में फिर एक तरीके से इतना विकास वो नहीं कर पाता। बट जिस देश में शांति स्थापना रहती है, एक तरीके से वो उसमें खुशहाल लोग रहते हैं, तो वो देश उतना ही उन्नति करता है। क्योंकि जो हमारी जो हमारा मतलब जो वहाँ के लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को क्या करेंगे, विकास की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यही कारण है कि इससे क्या होगा, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हुई तो इसके कारण क्या होने लग जाएगा, इसलिए विकास निर्माण होगा, विश्वास निर्माण होगा। तो उससे क्या होता है, विकास भी हमारा एक तरीके से सभी मिलकर करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लेड लीज समझौता। इट मीन्स अब जो विश्वास निर्माण के लिए जो किए गए प्रयास है उसमें आपको जो थर्ड है वो कौन सा है, लेड लीज समझौता। ये कब किया गया था, 11 जून 1942 को। 11 जून 1942 को अमेरिका तथा सोवियत संघ ने लेड लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने, अमेरिका ने और सोवियत संघ ने। तथा जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा खोला, क्योंकि जो जर्मनी था, आप जर्मनी अब किस में था आप बता सकते हैं, ये किस में था आपका, धुरी उसमें था, धुरी शक्तियों में था। ठीक है, तो जर्मनी के विरुद्ध क्या किया था, मोर्चा खोला, क्योंकि जर्मनी पर साम्राज्यवादी नीति अपना रहा था। जो जर्मनी था उसने कौन सी नीति अपना रखी थी, साम्राज्यवादी। और इस समझौते के कारण है ना, अमेरिका ने धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने वाले राज्यों को शस्त्र देने का अधिकार दिया और यह प्रयत्न विश्वास निर्माण करने का प्रयास किया गया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा विश्वास निर्माण किस टाइप से हो सकता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि अगर ए है देश कोई और एक बी देश है, अगर इसके पास जितने सैन्य शक्ति है, जितनी सैन्य शक्ति इसके पास है उतनी सैन्य शक्ति इसके पास भी होगी, तो इनमें क्या होगा, विश्वास निर्माण होगा। इट मीन्स इनमें क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर होगा। क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और उनमें विश्वास निर्माण की स्थिति हमेशा कायम रहती है। तो इसी समझौते में यही हुआ था ना कि इस समझौते के कारण है ना, अमेरिका ने ना धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने वाले जो राज्यों को क्या करा था, एक तरीके से शस्त्र देने का अधिकार दिया था और यह प्रयत्न विश्वास निर्माण करने का क्या किया, प्रयास किया गया था। इस कारण से इसमें इस समझौते को कहा जाता है। आपको लेड लीज समझौता आपने देख लिया कि समझौते के अंदर क्या हुआ था। अगर पेपर में कुछ भी आता है, अगर प्रयास जो पूछे गए हैं, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि विश्वास निर्माण के लिए किए गए प्रयास क्या क्या थे, तो आप इन प्रयासों को आराम से लिख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा और आपका एक तरीके अटलांटिक जो चार्टर था, सम्मेलन था, या तीसरा आपका हो गया लेड लीज समझौता। अब नेक्स्ट है आपका कासाब्लांका सम्मेलन। अब इसमें क्या था आपका, ये कब हुआ था, 1943 में हुआ था आपके। और इस समझौते ने रूजवेल्ट, चर्चिल, जनरल डी गाल ने यह समझौता किया था। अब जो रूजवेल्ट जो थे वो कहाँ से थे और जो चर्चिल थे वो कहाँ से थे, आपने पीछे मैंने आपको बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इन्होंने क्या था, समझौता किया था, वह बिना शर्त संघों के आत्मसमर्थन को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। इट मीन्स वो ये नहीं है कि अगर कोई देश अगर आत्मसमर्पण करने को आता है ना तो वो समर्पण को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये नहीं कि वो उस पर अपनी शर्त वो करने लग जाए कि हाँ तुम ऐसा करोगे तभी हम एक्सेप्ट करेंगे या आपका जो प्रपोजल है। तो इस टाइप से नहीं करके उन्होंने क्या बोला कि हम ईजिली इसको क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे, स्वीकार करेंगे। जो विश्वास निर्माण का एक तरीके से साइन था। इसको हम देख सकते हैं कि इसने भी क्या किया, एक तरीके से विश्वास निर्माण को कायम करने का एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कासाब्लांका सम्मेलन हुआ था। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में देख लेते हैं हम आपको कि कासाब्लांका सम्मेलन में आखिर में था क्या। तो जो कासाब्लांका जो सम्मेलन था ना वो 14
से 24 जनवरी 1943 को, और इस सम्मेलन के पूर्व मित्र राष्ट्रों के शीर्ष 8 नेताओं के मध्य अनेक सम्मेलन हो चुके थे, और जिनके माध्यम से ना आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला था। अब इसके माध्यम से क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके माध्यम से क्या हुआ कि विश्वास निर्माण की एक तरीके से स्थिति को कायम किया जा गया। और 26 मई 1942 को इंग्लैंड और रूस के मध्य 20 वर्षों के लिए मैत्री समझौता क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। इट मीन्स 20 वर्षों तक क्या हुआ, एक तरीके से उनमें मैत्री समझौता मतलब फ्रेंडशिप एक तरीके से कायम रहेगी। और 11 जून को रूस और अमेरिका के मध्य भी इसी प्रकार का समझौता संपन्न हुआ। और 18 जून को अमेरिका, इंग्लैंड और रूस के प्रतिनिधि वाशिंगटन में मिले और धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध सामूहिक प्रत्याक्रमण के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका क्या लिए थे, निर्णय लिए थे। इट मीन्स जो भी गुट थे, जो आपके यूके यूएसएसआर और जो क्या कहते हैं यूके यूएसएसआर और क्या थे यूएसए थे, इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से सम्मेलन किया किसके विरुद्ध, धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध, और सामूहिक प्रत्याकरण के बारे में क्या किया था, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे इसके अंदर। तो ये आपने देख लिया कि कांसा बैंक का जो सम्मेलन था इसके अंदर क्या किया गया था। इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पे ईजी वे में बता रखा है कि लोकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसके समझौते के अंदर क्या होता है कि अगर कोई देश आत्मसमर्पण करने को आता है तो हम उसको एक तरीके से बिना शर्त किए आत्मसमर्पण को उसके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या होगा, एक तरीके से विश्वास निर्माण के ही एक तरीके से ये साइन आपको दिखाता है। नेक्स्ट आपका मास्को सम्मेलन। अब ये मास्को सम्मेलन में क्या होता है, जो मास्को सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था आपका 1943। इसमें अंदर क्या होता है, 1943 में अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ के विदेशी मंत्री मास्को से मिले और इनमें युद्धकालीन सहयोग और मित्र राष्ट्रों के मध्य समन्वय के विस्तार पर वार्ता हुई। वार्ता मतलब क्या होता है, एक तरीके बातचीत हुई। अब इसमें बातचीत होती है तो बातचीत से भी तो क्या होता है, संघर्ष खत्म होते हैं ना। आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर कोई चीज़ दो व्यक्ति लड़ रहे हो और उनको लड़ाने की बजाय अगर हम उनको बोले कि आप बातचीत से के मामले से अपनी लड़ाई को सॉल्व कर लो, अगर हम किसी चीज़ को बोल देते हैं तो वो लड़ाई क्या हो जाती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना, फिर वो लड़ाई बढ़ जाती है। जितना हम कोई बात को अंदर रखते हो उतनी लड़ाई क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि फिर वो सोचता है कि नहीं इसने ऐसा सोचा मेरा में, इसने ऐसा सोचा, तो इससे क्या होता है, सिर्फ लड़ाई बढ़ती है और कुछ नहीं होता। बट जैसे ही हम एक तरह से बातचीत कर लेते हैं, किसी के मसलों को हम सुन लेते हैं कि वो हमारे में क्या सोचता है क्या नहीं, तो उससे क्या होता है, लड़ाई संघर्ष जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो यही चीज़ कही गई थी इसके अंदर भी, जो मास्को सम्मेलन था इसके अंदर आपको यही किया गया था कि इसमें वार्ता हुई थी और यह निर्णय किया गया था ना कि इटली में जो फांसीवाद था इसी के कारण से तो द्वितीय विश्व युद्ध एक तरीके से हुआ था को समाप्त कर दिया जाएगा और प्रतिनिधित्व संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। जो प्रतिनिधात्मक संस्थाएं, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, प्रतिनिधात्मक संस्थाएं स्थापित की जाएंगी और यह प्रयास किया गया था। तो इसमें यही चीज़ हुई थी कि इट मीन्स क्या हुआ था, इसमें वार्ता की गई कि जो इटली में जो फांसीवाद है उसको समाप्त किया जाएगा और क्या किया जाएगा, प्रतिनिधात्मक जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना की जाएगी, जिससे कि क्या हो सके, विश्वास निर्माण कायम किया जा सके। विश्वास निर्माण कभी कायम हो सकता है जब हमारे में क्या होगा, एक तरीके से शक्ति संतुलन होगा। बट जरूरी तो नहीं है ना कि सभी देश इक्वल बराबर वो हो, एक तरीके से सभी के पास समान शक्तियाँ हो। अब जैसे आप मान लीजिए जो चीन है वो ज़्यादा ताकतवर है जो पाकिस्तान से, तो ये चीज़ होती है। तो ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल कि अब सबकी शक्तियाँ जो बराबर होंगी, पर हम विश्वास निर्माण किस बात पे कर सकते हैं, जो बातचीत हम करते हैं कि हाँ अब सम्मेलन होते हैं तो सम्मेलनों में क्या होता है, ये समझौते होते हैं। समझौते किस कारण से होते हैं कि कोई देश एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेगा। अब जो नाटो है उनमें क्या होता है, नाटो में यही तो होता है ना कि जो एक तरीके से 15 या 16 जो 15-14 जो देश हैं वो क्या होता है, अगर एक देश पर हमला होता है तो वो सारे के सारे मिलकर एक तरीके से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं दूसरे देश का। तो यही चीज़ होता है, अगर मान लीजिए कोई दूसरा देश बाहर से आकर जो नाटो में एक जो देश शामिल है उस पर हमला करता है तो नाटो के जितने भी वो होते हैं ना सदस्य देश, वो सब एक तरीके से उसकी हेल्प करते हैं, ऐसा होता है। तो यही चीज़ है कि इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, मास्को सम्मेलन में यही चीज़ की गई थी कि हम क्या करेंगे, वार्ता के कारण क्या हुआ था, एक तरीके से जो फांसीवाद है उसको समाप्त किया गया था और प्रतिनिधात्मक संस्थाएं स्थापित की गई थी, जिससे कि क्या होता है, विश्वास निर्माण हो। नेक्स्ट आपका काहिरा सम्मेलन है, इसमें ये कब हुआ था, 1943 नवंबर 1943 में रूजवेल्ट, चर्चिल और चियाक कई-शोक के जो चीन से संबंधित थे काहिर में मिले और तथा जापान के विरुद्ध क्या हुआ था, युद्ध की रणनीति तैयार की। इन्होंने जापान की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की और यह घोषणा की युद्ध के बाद जापान से सभी क्या हो जाएंगे, भूभंग क्षेत्र छीन लिए जाएंगे। जो भूभाग जो क्षेत्र है उससे क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो इसके अंदर यही चीज़ की गई थी कि जो जापान की जो बिना एक तरीके से जो शर्त है आत्मसमर्पण की मांग की, तो यह घोषणा युद्ध के बाद जापान से सभी क्या कर दिए जाएंगे, युद्ध जो भाग हैं वो छीन लिए जाएंगे।
तेहरान सम्मेलन में क्या होता है, आपका जो प्रयास किया गया था 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, तो इसमें यही प्रयास किए गए थे। तेहरान सम्मेलन भी हुआ था। अभी इसमें क्या होता है, रूजवेल्ट चर्चिल। अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो रूजवेल्ट जो चर्चिल है वो कहाँ से थे, यूएसए से। वैसे तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने को बोला था, तो अगर आपने कमेंट कर लिया होगा तो आप चेकआउट कर लेना कि आपने सही कमेंट किया कि नहीं। जो रूजवेल्ट थे वो यूएसए से थे, जो चर्चिल थे वो यूके से थे, और जो स्टालिन थे वो कहाँ से थे, यूएसए के थे, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं हेड। ठीक है, तेहरान में मिले और तथा इन्होंने सैनिक संधि की, जिसमें ना जर्मनी को पराजित करने की योजना बनाई गई थी, जैसे कि आप, और यह भी घोषणा की गई कि तीनों नेता ईरान की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए मान गए थे। इसमें ये भी बताया गया था। तो आपने देख लिया कि अब क्या क्या प्रयास किए गए थे। अब आपका जो नेक्स्ट था आपका, वो था आपका याल्टा सम्मेलन। सब जो याल्टा सम्मेलन से भी क्या प्रयास किया गया था विश्व निर्माण के लिए, तो अब ये देखते हैं हम। तो ये जो याल्टा सम्मेलन हुआ था वो फरवरी 1945 में हुआ था। इसमें ऐतिहासिक याल्टा सम्मेलन हुआ। इट मीन्स ये जो अब इसमें थे ना कि रूजवेल्ट जो आपके किससे थे, यूएसए से थे, जो आपके चर्चिल जो यूके से थे आपके, और जो आपके स्टालिन जो यूएसएसआर ने इसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात की थी। क्योंकि जैसे जो आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध अब समाप्त होने वाला था, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें ये किया गया था ना, इसका उद्देश्य था ना कि जो विश्व मतलब भविष्य में कैसा एक तरीके से क्या परियोजनाएं बनाई जाए, कैसे संगठन की स्थापना की जाए, जिससे कि क्या हो, विश्वास निर्माण बना रहे। इट मीन्स देश में जो है शांति बनी रहे। तो इसका यही उद्देश्य था कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के बारे में निर्णय करना था, तथा एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना भी कर लिया, इसमें करने का निर्णय लिया गया था। तो इसके अंदर यही किया गया था याल्टा सम्मेलन के अंदर, जिसमें क्या सोचा गया था कि भविष्य में किस टाइप से हम शांति की स्थापना कर सकते हैं पूरे मतलब विश्व में, और किस टाइप से एक तरीके से नए एक तरीके से संगठन की स्थापना भी की गई थी। तो इसके अंदर आपने देख लिया कि याल्टा सम्मेलन में क्या होता है, 1945 में, फरवरी 1945 में हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। जैसे कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी किसकी जगह पे, लीग ऑफ नेशन के नाम को चेंज करके क्या कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें बोला गया था। और संयुक्त राष्ट्र जो संघ था उसको क्या कहता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा इसमें नई नई चीज़ों को लाया गया था। मतलब जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया था, जिन आपने देखा कि लीग ऑफ नेशन जो था द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया था, तो इसके अंदर वही किया गया था ना कि इसको जो लीग ऑफ नेशन था उसके अंदर मॉडिफाई करके इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में एक तरीके से कन्वर्ट किया गया, जिससे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। और प्रभावशाली होने के कारण इसने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपने देखा कि अभी तक हमारे देश में क्या नहीं हुआ है, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना उत्पन्न नहीं हुई है। यही हुआ है ना, तो ये इसमें एक तरीके से सफल रहा था इस चीज़ को। तो यही है कि 1945 में क्या हुआ था, इसके कारण विश्वास निर्माण और शांति निर्माण हो पाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, इसकी एक डेट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में भी आती है, गवर्नमेंट एग्जाम आप देने जाएं, किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी डेट रखते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका जो मुख्य कार्य था उसका उद्देश्य था कि राज्यों के बीच संघर्षों को सुलझाना और उनके बीच शांति निर्माण करना। वो किसी भी टाइप से बातचीत की वार्ता करके, सम्मेलन करके, समझौते करके, किसी भी टाइप से क्या करना, क्या कहते हैं, शांति निर्माण स्थापना करना, इसका ये कार्य था, इसका ये उद्देश्य था। तथा राज्यों के झगड़ों को सुलझाकर विश्वास निर्माण की स्थापना करना। तो अब हमने देख लिया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो आज भी हमारे देश में, हमारे जो एक तरीके से विश्व स्तर पर यूएन में हमारा बना हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से विश्व में जितने भी शांति समझौते लाए जाते हैं एक तरीके से वो यही लाता है। इसी के कारण जो हमारे विश्व में अभी तक शांति एक तरीके से बनी हुई है। और आपने देख रखा है कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध की संभावना अभी तक नहीं उत्पन्न हुई है। उसी टाइम पे आपने देखा था कि तृतीय विश्व युद्ध एक तरीके से शीत युद्ध, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको ज़रूर इसके बारे में पता चला होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध ना एक तरीके से जो शीत युद्ध हुआ था ना, वो एक तरीके से तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था, बट नहीं हो पाया, क्योंकि उसके अंदर एक तरीके से बातचीत करके ही हमने एक तरीके से जो शीत युद्ध हुआ था उसको समाप्त कर दिया था। उसमें क्या हुआ था, निशस्त्रीकरण, इनमें शस्त्रों का यूज़ नहीं किया गया था, बातचीत के बिहाफ पर ही क्या होता है, वो एक तरीके से वो युद्ध समाप्त हो गया था। निष्कर्ष अब देख लीजिए एक बार कि जो तृतीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर 1945 में। आपको बार बार रिपीट करती हूँ जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान उससे पूर्व भी राष्ट्रों के मध्य क्या था, संघर्षों को सुलझाने के लिए एक विश्वास निर्माण का प्रयास किया गया था, जो कि आपका किस संगठन के निर्माण में किया गया था, लीग ऑफ नेशन। इट मीन्स यही कहना चाह रहे हैं ना कि जब तृतीय विश्व युद्ध के पहले भी हमने ये सब प्रयास किए थे, परंतु जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने जब ये प्रयास किए तो तृतीय विश्व युद्ध को ये नहीं रोक पाए थे, इसलिए तृतीय विश्व युद्ध के बाद दोबारा से प्रयास किए गए और ये सब सम्मेलन और समझौते हुए जो वहाँ भी हमने अपने ऊपर पढ़े, और सम्मेलन करके प्रत्येक राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया था, और विश्वास निर्माण के युद्धों को ना होने का प्रयास भी किया गया था। मतलब एक तरीके जो विश्वास निर्माण है उसका उद्देश्य क्या होता है,
युद्धों को ना करवाना, एक तरह से युद्ध समाप्त किए जा सके। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अभी तक जो आपको मैंने आपको ये चीज़ें बताई तो ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि क्या क्या चीज़ें थी, आखिर में क्या क्या चीज़ें की गई थी जिससे कि क्या हो सके दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध की संभावना ना उत्पन्न हो सके, और देश में क्या हो, एक तरह से राष्ट्र में क्या हो, हमारा वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो, विश्वास निर्माण बना रहे, शांति निर्माण बना रहे। तो अब आपने देख लिया विश्वास निर्माण का अर्थ क्या होता है, और ये मैंने आपको जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में, ये चीज़, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इंट्रोडक्शन था ये थोड़ा सा इसका विश्वास निर्माण का। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराती हूँ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अगर हो सकेगा तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि हाँ मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दूँ, क्योंकि बच्चों के एग्जाम नियर बाय है, मे भी कुछ दिनों बाद ही है बच्चों के एग्जाम। तो अगर आप ये वीडियो देख कर भी चले जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझा देती हूँ ना कि आपके दिमाग में थोड़ी स्टोरी बनी रहे, आपको थोड़ा याद भी हो सके इस चीज़, इस मेरा ये मकसद रहता है कि आपको दोबारा से ना इस वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपके ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में इतना अच्छे से ये फीड हो जाए ना कि हाँ आपको दोबारा से याद करने की कुछ अलग से ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी नज़र आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि ना मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर सकूँ, हाँ कि मेरे में क्या कमी है, क्योंकि सब इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, जैसा भी अब मैं मेरे से वीडियो में हो पाता है मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के दे पाती हूँ। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।